नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूं और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के सेकेंड ईयर के दूसरे पेपर के बारे में। और जो आपका पेपर है लेबर लॉ का पहला पेपर, लेबर लॉ का पहला पार्ट। लेबर लॉ में आपका जो नीचे लिखा हुआ है लॉ रिलेटिंग टू लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन इंडिया। पिछली बार आपका ये जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बदल गया था और मुझे लगता है पिछली बार पहली बार नए सिलेबस से आपको सवाल पूछे गए थे। इसमें जो आपका पूरा 4 यूनिट का सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, मतलब ट्रेड यूनियन की शुरुआत को लेकर के कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे, कैसे हमारे यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम थी, कैसे लेबर वेलफेयर के लिए व्यवस्था की गई, कैसे ट्रेड यूनियनिज्म को बढ़ावा दिया गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग को कैसे बढ़ावा दिया गया। और वो चीज़ आकर के ट्रेड यूनियन एक्ट पर रुकी, जहाँ से ट्रेड यूनियंस आए और जो मजदूर थे, जो कामगार थे, उनको एक आवाज़ मिली, उनको एक सामूहिक सौदेबाजी करने की व्यवस्था उनको मिली और कैसे वो और मजबूती से अपनी बात को रख सके। तो जो आपकी पहली यूनिट है वो ट्रेड यूनियन के आसपास, ट्रेड यूनियन के उद्भव को लेकर के, ट्रेड यूनियन के विकास को लेकर के है। दूसरी यूनिट में अगर हम जाएं तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपका है, स्टैंडिंग ऑर्डर को लेकर के है, कैसे स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक को वैलिड स्ट्राइक माना जाएगा, किस स्ट्राइक को वैलिड स्ट्राइक नहीं माना जाएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको मीन्स कामगारों को, मजदूरों को स्ट्राइक करने का अधिकार देता है, लॉकआउट को लेकर के, ले ऑफ को लेकर के, रिट्रेंचमेंट को लेकर के, छटनी को लेकर के, क्लोजर बंदी को लेकर के आपसे बातें पूछी गई हैं। कैसे इन सारे मसलों को, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए वॉलंटरली, स्वेच्छा से रेफर किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे उसको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उस पूरे मैकेनिज्म को लेकर के चर्चा है। तीसरी यूनिट में ऑफेंसेस को लेकर के, पेनल्टीज को लेकर के सवाल है। मिनिमम वेजेस की परिभाषा, मिनिमम वेजेस को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कौन से वेजेस में क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी और वेजेज में किस प्रकार से चीज़ें जुड़ेंगी, किस मापदंड से चीज़ें जुड़ेंगी, उस पर आपका मिनिमम वेजेस का खाका कैसे तैयार होगा। वेजेस, पेमेंट ऑफ, एक दो चीज़ें हैं, एक है पेमेंट ऑफ वेजेस और एक मिनिमम वेजेस। एक मजदूरी कैसे आपको मिलेगी और कैसे न्यूनतम मजदूरी आपकी सुनिश्चित की जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब आपके श्रम से, मजदूरों के श्रम से लाभ हुआ है तो कैसे बोनस की व्यवस्था की जाएगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो चौथी यूनिट है वो ड्यूज के पेमेंट को लेकर के है, क्लेम्स को है लेकर के, और ऑडिट को लेकर के है। इंस्पेक्टर, या जिसे बोले इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, उसको लेकर के है कि कैसे वो काम करेगा, उसकी काम करने की प्रणाली क्या होगी। और आपका द कोड ऑन वेजेस 2019 भी सिलेबस में है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भी रिलेशन में है। मुझे लगता है कि बहुत बिल्कुल नया है ये आपके लिए, पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल नया है। पहले वाला अगर सिलेबस आपने अभी तक पढ़ रखा हो तो भी बहुत परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस आपने वहाँ पर पढ़ा है, थोड़ा बहुत मिनिमम वेजेस यहाँ भी वैसे ही है, पेमेंट ऑफ बोनस जैसे वहाँ पर था वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पर है। ज़्यादा जो अंतर आया है वो कार्य प्रणाली पर ज़्यादा बड़ा अंतर आया है। ज़्यादा बड़ा अंतर जो आया है वो कार्य करने वाले अधिकारियों के शक्तियों के ऊपर, उनकी क्षमताओं को लेकर के अंतर सबसे बड़ा आया है। अब हम लोग अगर 10 बड़े सवालों की, 10 बड़े टॉपिक्स की बात कर लें तो एक तो आपके पास पहला जो आपका लास्ट ईयर का जो पेपर है उसी वो आपके पास एक मॉडल पेपर है, क्योंकि उसके पहले का जो पेपर था वो पहले का पेपर पहले वाले सिलेबस पर बेस्ड था। अगर हम लोग 10 बड़े सवालों की बात करें तो एक सवाल आपको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो औद्योगिक विधि शास्त्र है, कि कैसे लेबर प्रॉब्लम्स को हमारे यहाँ पर टैकल किया गया, कैसे लेबर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई, कैसे लेबर की पॉलिसी ड्राफ्ट करके उनके लिए व्यवस्था की गई कि वो अपनी बात रख सकें, कैसे वो अपने ओवर टाइम को बेगारी ना मान करके ओवर टाइम के लिए पैसे मांग सकें। तो इस प्रकार के लिए जो व्यवस्था की गई, भारत में श्रम नीति की जो व्यवस्था की गई, जो लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस की व्यवस्था की गई, तो एक आपको वैसा दर्शन किस्म का, फिलोसफी टाइप का, लेबर की फिलोसफी टाइप का, लेबर प्रॉब्लम्स की फिलोसफी टाइप का सवाल आना है। तो एक निबंधात्मक सवाल के लिए तैयार रहिए इस प्रकार से। दूसरा जो आपका सवाल है वो आपके ट्रेड यूनियंस को लेकर के है कि ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको, वो कैसे होगी, कहाँ पे रजिस्टर होगा, क्या नाम उसके रखने की व्यवस्था क्या होगी, और ट्रेड यूनियंस को मिलने वाली प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज़, उन्मुक्तियाँ क्या क्या हैं, कैसे एक व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन होगा, कौन लोग होंगे, उसका कोर्स कैसे बनेगा, कोर्स मीन्स फंड्स कैसे बनेंगे, कैसे उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, कैसे उनको इम्यूनिटीज़ मिली हुई है ताकि वो मजदूरों के हक में, हुकूक में अपनी आवाज़ उठा सकें। इस प्रकार का सवाल आपको आने की उम्मीद है।
कलेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के आपसे खूब सवाल पूछा गया है, और ये नया सिलेबस हो चाहे पुराना सिलेबस हो, हमेशा सवाल ये पूछा गया है सामूहिक सौदेबाजी को लेकर के, कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, और क्या ये लेबर प्रॉब्लम्स को कैसे इसका निस्तारण हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से कैसे लेबर प्रॉब्लम्स का निस्तारण हो रहा है, उसके फीचर्स क्या क्या है, इसको पढ़ करके आप आइएगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, और उसमें कभी पूछा गया कि क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय एक इंडस्ट्री है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय एक इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री को लेकर के जो ट्रिपल टेस्ट है बैंगलोर वाटर सप्लाई केस में, वो आपसे हो सकता है आपको सीधे वो ट्रिपल टेस्ट पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे सीधे पूछा जाए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय का नाम देकर के पूछा जाए कि क्या वो इंडस्ट्री है। तो आपको इंडस्ट्री के वो टेस्ट आते रहने चाहिए, इंडस्ट्री के वो टेस्ट आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैकेनिज्म पर आते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के निस्तारण के लिए, औद्योगिक विवाद के निस्तारण के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है उसके रिजोल्यूशन के लिए, उसके निस्तारण के लिए, उसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया है, किसको अधिकार मिला हुआ है, वो क्या पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं, वो कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के माध्यम से निस्तारित करवा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन के माध्यम से निस्तारण, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन के माध्यम से निस्तारण करने वाले लोगों की हैसियत, शक्ति, पावर, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उसको लेकर के आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है, तो वो आप पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े देखें तो ये पूरी लाइन जो है नीचे आपके सिलेबस में, स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार छटनी और जबरन छुट्टी में अंतर पूछा गया है। कई बार आपसे स्ट्राइक के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सवाल पूछा गया है कि स्ट्राइक को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कि क्या आप प्रॉपर तरीके से समय से नोटिस दे करके अगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं तो क्या वो स्ट्राइक अवैध है। एक वैध स्ट्राइक कब अवैध स्ट्राइक में बदल जाती है। तो स्ट्राइक को लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर लेबर कोड में, लॉकआउट को लेकर के जो प्रोविजन है, ले ऑफ को लेकर के जो प्रोविजन है, तालाबंदी किस स्थिति में हो सकती है, किस स्थिति में आपको छटनी के अंतर्गत बाहर कर दिया जाएगा। मीन्स अगर आप इस प्रकार से निःशक्त हो रहे हैं, इस प्रकार से दिव्यांग हो रहे हैं कि आपके कार्य करने की क्षमता बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। मसलन आप हाथ से काम करने वाले किसी उद्योग में थे, व्यवसाय में थे, और किसी दुर्घटना में अब आपके पास हाथ नहीं है, मीन्स किसी मजदूर के पास हाथ नहीं है, तो उसके साथ किस प्रकार से उसको कॉम्पनसेट करके उसकी छटनी की जाएगी, या उसके काम को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा और उसके वेतन को थोड़ा सा मतलब उसको एक बार चेक किया जाएगा कि इसको थोड़ा कम करके इसको काम करते रहने देना है या उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना। इस प्रकार के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो एक तो हड़ताल करने का राइट क्या मूल अधिकार है, क्या फंडामेंटल राइट है, इस प्रकार को लेकर के भी चीज़ें पूछी जाती रही हैं। जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार उसमें चाहे नया कोड हो, चाहे नया आपका सिलेबस हो, चाहे पुराना सिलेबस हो, हर बार सवाल पूछा गया है। तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है उसको भी देखते हुए आइएगा। जैसे एक सवाल पिछली बार आया था कि स्थायी आदेश क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, और इस एक्ट के अंतर्गत स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की सर्टिफिकेशन जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार को लेकर के सवाल है। फैक्ट्रीज को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा है कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, और क्या एक फैक्ट्री के होने के क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी क्या व्यवस्था की गई है, उनके मतलब जो एक श्रमिक है जो एक कारखाने में काम कर रहा है, कैसे आप उसको अश्योर करेंगे कि उस कारखाने में काम करने में वो उसका कोई स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होगा। जैसे एक वहाँ पर टर्म यूज होता है हजार्डस प्रोसेस। तो अगर वो हजार्डस प्रोसेस में काम कर रहा है, अगर वो किसी ऐसे केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी ऐसे द्रव्य की फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ से उसको नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से कोई संक्रमण होने का खतरा है, तो वहाँ पर उस श्रमिक के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि उसको संक्रमण ना होने पाए। तो श्रमिकों के लिए कारखाने के अंतर्गत जो विनिर्माण प्रक्रिया है, अगर वो हजार्डस है या किसी भी प्रकार की ऐसी है जिसमें संकट है, तो उसके लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो फैक्ट्री एक्ट में आपको ये चीज़ देखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर की जो भूमिका है, निरीक्षक की भूमिका है, कौन निरीक्षक हो सकता है, क्या उसी कारखाने में काम करने वाला कोई व्यक्ति, क्या उसी कारखाने का मालिक, क्या उसी कारखाने के कई सारे मालिकों में से एक इंस्पेक्टर हो सकता है,
या जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो कौन होगा, उसकी योग्यता क्या है, उसकी अर्हता क्या है, और उसके पास शक्ति क्या है, उसके पास अधिकार क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है कि वो कैसे कारखाने में काम करने वाले किसी श्रमिक की स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी प्रकार से उसकी व्यवस्था, उसकी मदद कर सकता है। इसको लेकर के सवाल पूछे जाते रहे। कैसे जो इसका ऑडिट कैसे होगा, जो ड्यूज का पेमेंट है वो कैसे होगा, ये पूरे के पूरे इस बार का जो आपका नया सिलेबस है उस पूरे के पूरे सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये किया गया है कि लेबर की जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक लंबे समय से चली आ रही हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट आने पर नहीं खत्म हुई, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आने पर नहीं खत्म हुई, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट आने पर नहीं खत्म हुई, तो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को मतलब है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कैसे मजबूत किया गया है, उनको कैसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि वो लेबर के वेलफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभा सके। आप किसी भी एक्ट को उठाकर इसमें देखेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस को देखेंगे, मिनिमम वेजेस को देखेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को देखेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट को देखेंगे, या कोड ऑन वेजेज को की जो अब नया वाला है, अगर जिसकी नए वाले की बात करें तो कोड ऑन वेजेस की बात करें या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात करें, आपको अपने जवाब में प्रयास करना है कि मत गलती कीजिएगा कि आप पुराने वाले एक्ट का नाम लीजिए, आपको एक्ट का नाम नए वाले का ही लेना है। लेकिन आप वहाँ से और यहाँ की भूमिका में अगर तुलना करें और देखें तो पाएंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई थी लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर के रिफॉर्म्स के लिए, लेबर जूरिस्प्रूडेंस जो लिखा गया था उसमें बातें तो बहुत लिखी गई थी, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंट का जो मैकेनिज्म था, जो उसको लागू कराने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। नए एक्ट्स में, नए कोड में क्या प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, अधिक से अधिक अधिकार जो लेबर्स के लिए लिखे हुए हैं वो केवल लिखे ना रहें, वो इंस्पेक्टर के माध्यम से, फैसिलिटेटर के माध्यम से उनको वो अधिकार मुहैया भी कराए जा सके। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोगों ने बात करी। तो प्रयास कीजिएगा कि अगर आपने पुराने वाले एक्ट से पढ़ लिया है तो एक बार देख लीजिएगा कि कोड ऑन वेजेस में और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 2020 वाले में वो चीज़ें किस सेक्शंस में लिखी हुई हैं। बाकी कंटेंट में बहुत अंतर नहीं पाएंगे आप। आपको अंतर कहाँ पर मिलेगा? आपको अंतर ये मिलेगा कि जैसे इंस्पेक्टर की जो पावर वहाँ पर थी फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत, इंस्पेक्टर की पावर जो वहाँ पर थी, यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट में इंस्पेक्टर की पावर में इजाफा हुआ है। यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट में इंस्पेक्टर की जो शक्तियाँ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं ताकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है लेबर के लाभ की वो सुनिश्चित हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जिनका भी लेबर लॉ का ये पेपर है, पहला पेपर है LLB सेमेस्टर 3 के सेकंड पेपर में जो आपका लेबर लॉ का पहला पर्चा है उसमें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो नया पेपर है उसकी वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।